अगर किसी स्टूडेंट को नीट, जेईई और सीईटी के एंट्रेंस में अच्छा परफॉर्म करना है तो उसे दो चीज़ों पे ध्यान देना होगा। पहला, उसके सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, उसे प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी करनी होगी। वसीम सर ट्यूटोरियल्स में हम आपको एक प्रॉपर स्टडी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपकी दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। साथ ही साथ आपको अच्छे टीचर्स, स्टडी स्पेस और लाइब्रेरी जैसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी। 90% स्टूडेंट जो घर पे सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं और सोशल मीडिया, गेमिंग जैसे चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, उनके लिए इस तरह का स्टडी एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। सभी स्टैंडर्ड के एडमिशन्स ओपन हैं। अभी कॉन्टैक्ट करें एडमिशन्स के लिए दिए गए नंबर पर। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने मुमरा की निवासी एक महिला, जिसे पहले प्यार के जाल में फंसाकर फिर उसका शारीरिक शोषण और आर्थिक शोषण कर गांव बुलाकर उसके ऊपर किए गए अत्याचार और उसके बाद दोनों तरफ उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में कंधाई पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज होना और वहां से फिर मुंबई के उपनगर घाटकोपर में रेप तथा धोखाधड़ी की एक एफआईआर दर्ज होना। उसके बावजूद इस महिला के साथ पुलिस ने अब तक न्यायपूर्वक काम नहीं किया, उसकी शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं की। प्यार का झांसा देकर शारीरिक और आर्थिक धोखाधड़ी, शोषण करना, यह सभी काम करने वाला सलीम कुरैशी, उसके पूरे परिवार का जो अत्याचार उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में बुला करके कांदई गांव में जो किया गया, वो तमाम बातों के बावजूद और इसका जुरिडिक्शन, यानी जो जुरिडिक्शन कहा जाता है, एक एरिया होता है कि जहां पर अपराध घटा है वहां पर उसकी एफआईआर दर्ज की जाए। तो ये इलाका था मुंबई का उपनगर घाटकोपर। वहां पर इस महिला की शिकायत दर्ज होने के बावजूद इस मामले के जांच अधिकारी है घाटकोपर पुलिस स्टेशन के एपीआई, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर उमेश सावंत, उन्होंने कितना खिलवाड़ किया, क्यों नहीं अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। और सबसे पहली बात तो इस महिला की जो शिकायत घाटकोपर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई, उसमें सभी अपराधियों को नामजद नहीं किया गया। तयशुदा तरीके से एपीआई उमेश सावंत ने बयान को तोड़ मरोड़ कर लिया, अपराधियों के नाम नहीं लिए उसमें और सिर्फ सलीम कुरैशी को आरोपी बनाया गया। बाकी उसके घर के जिन सदस्यों ने उसकी इस पूरे कांड में मदद की, महिला के 50 ग्राम वजन के सोने के जेवर, 1,70,000 की नकदी और अश्लील वीडियो बना करके उसके ऊपर की गई ब्लैकमेलिंग, इन सभी की कोई धाराएं इसमें लगाई नहीं। क्यों नहीं लगाई गई? क्यों नहीं उन अपराधियों को पुलिस ने नामजद किया? खास करके घाटकोपर पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर उमेश सावंत ने। इस पर संज्ञान लेना होगा। मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे जी को, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल जी को, महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रजनीश सेठ जी को और महिला आयोग को कि एक महिला का उतना उत्पीड़न हुआ है, शारीरिक शोषण हुआ, आर्थिक शोषण हुआ और पुलिस इस तरीके का रवैया अपना रही है। तो हम अब बात करेंगे इस पीड़ित महिला से, जिनकी पहचान हमने गुप्त रखी है, क्योंकि ये शारीरिक शोषण यानी बलात्कार का एक मामला है और आर्थिक रूप से धोखाधड़ी की गई है। तो हम इस महिला का नाम पता वगैरह आपके सामने नहीं ला सकते, मगर घाटकोपर पुलिस स्टेशन के एपीआई उमेश सावंत द्वारा जो काम किया गया है, जिस तरीके की एफआईआर होनी चाहिए थी और उसको जिस तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया और अब तक सलीम कुरैशी की गिरफ्तारी भी नहीं की गई है, तो इन तमाम बातों को लेकर के ये बातें सबके सामने और पूरी व्यवस्था के सामने लाना जरूरी है। क्या पूरा मामला है? सलीम कुरैशी आपको पहली बार कब मिला, वहाँ से आपके प्रेम संबंध कब बने, कितना अरसा चले, उस दौरान सलीम कुरैशी ने आपके साथ क्या गलत किया, क्या सही किया, जो सही किया उसके एवज में आप उसके झांसे में आती रही और उसके बाद जो है आप उत्तर प्रदेश भी गई, प्रतापगढ़ जिले में उनके गांव में, वहाँ क्या हुआ और वहाँ से आकर के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज हुआ और दर्ज होने के बावजूद एपीआई उमेश सावंत अन्य आरोपियों को नामजद नहीं कर रहे और अन्य कार्रवाई भी नहीं कर रहे। क्या कहना है आपका? मेरा कहना यही है कि मैं मोहम्मद सलीम से मुझे मिला था 2019 में अक्टूबर में
उसकी कोई दोस्त की गर्लफ्रेंड ने मुझे मिलाई थी। मेरी माशाल्लाह उनसे बातचीत चली और मतलब मेरा पहले का विवाद चल रहा था कुछ फैमिली का पहले हस्बैंड से, तो उसको लेकर मैं मतलब बातें बताती थी, ऐसे हुआ वैसे हुआ। फिर एक दिन उन्होंने बोला कि मेरे चाचा की तबीयत बहुत ख़राब है, नसीम की, उनको हार्ट अटैक आया है। तो वो मुझे चैम्बूर से लेकर गए उनके घर ले जाने के बाद उनको पर ले गए चैम्बूर से? अकबर लाला कंपाउंड में लेकर गए। कहाँ है ये अकबर लाला? घाट गोपर में है। हाँ, तो घाट गोपर गई। चिराग नगर में लेकर गए। फिर वहाँ पे उनके चाचा ने मतलब चाय लेकर आने गए, चाय लेकर आए, बोले बेटा आप चाय पियोगी? तो मैंने हाँ, तो चाय मुझे पिए। चाय पीने के बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं था। फिर सुबह 4 बजे पता चलता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया। जब मैं उठी तो मुझे पता लग गया था, क्योंकि मैं तो पहले से मैच्योर थी, मेरे को पता था मैं एक शादीशुदा औरत थी और मेरे आदमी ने मुझे छोड़ दिया था, सब कुछ खत्म हो गया था, तो मैंने समझ गई थी। तो फिर मैंने छोड़ा था या विवाद के चलते? विवाद को चल के मैं अलग हुई थी। हाँ। तो उसकी दरमियान भी मेरे को समझ में आ गया था कि मैं ऐसा हो गया। तो मैंने सलीम को बोली, तो सलीम ने डायरेक्ट चाकू निकाल के मेरे गर्दन पे रख दिया था और वो नशे में था। तो मैंने बोली सलीम मैं तुम पे भरोसा करके आई, पहले मैं हालत की मारी थी, तुमने ऐसा कर दिए। तो बोले ऐसा नहीं वैसा नहीं, जैसे तैसे मैं वहाँ पे सुबह का इंतज़ार करी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो अकेले घर में मेरे को मार भी देता तो कोई आता नहीं बचाने। मैं सुबह होके फजर के टाइम निकल के अपने घर आई तो वैसे ही मतलब सुबह में 10-11 बजे सलीम नसीम को लेके मेरे घर पे आ गया, आके हाथ पैर जोड़ने लगा, बोले अरे मेरे से गलती हो गई। नसीम उसका चाचा नसीम आया और बोले मेरे भतीजे ने गलती कर दिया, जो भी हो गया है मेरे भतीजे ने गलती कर दिया है, आप ऐसे मत करो बेटा, मेरे भतीजे का करियर ख़राब हो जाएगा। हमारे तो नबी ने भी मतलब बड़ी औरत से शादी कर लिए थे, मेरा और सलीम का 6 साल का गैप था। तो बोले क्या हो गया? 6 साल वो आपसे छोटा है? हाँ 6 साल मुझसे छोटा है, और उसका आईडी भी मैं आपको दे सकती हूँ। मेरे पास एक मैसेज एक रिकॉर्डिंग है जो मैं सर को दे रही हूँ। सर अभी खुद रिकॉर्डिंग और मैसेज आप लोग पढ़ के बताना ये लोग ने गलत किए कि नहीं किए। तो फिर वो नसीम मेरे पास आके बोलता है तुम ऐसा मत करना बेटा, उसकी माँ मर जाएगी, माँ बीमार है, ऐसे वैसे। तो फिर वो ताज मोहम्मद से मेरी बात करवाते, उनके जीजा है सीनियर एडवोकेट ताज मोहम्मद, वो भी बात करते, सब मुझे भैला पुस्तक है, प्रतापगढ़ में रहते हैं। और वो मेरे से बात करते हैं, इन लोग शादी का आश्वासन ये लोग मुझे देते हैं कि बोले ये हमारे तरफ से ऑफ़र है, अगर तुम जाओगी तो एक मुसलमान है कौम की बदनामी होगी, मुसलमान बदनाम होगी बेटा, ये सब करके कोई मतलब नहीं है। हाथ पैर जोड़ के कलाम पाक उठा के लोगों ने कसम खाए कि हमारे लड़का तुमसे ये करेगा। मैंने बोली 4 दिन का टाइम दो। उसके दरमियान फिर मैंने अपने बहन लोग को बोली, क्योंकि मेरे माँ बाप मर गए बचपन से, मैं अनाथ हूँ। मैंने अपने बहन लोग को बताई, तो बोली दीदी चल जो भी है ख़त्म कर, अगर वो करता है तो कर ले, ज़िंदगी में एक तेरे को भी मौका मिल जाएगा। वो चक्कर को लेके मैं इन लोग की बातों में आ गई, चलो जो भी है आगे की मेरी लाइफ थोड़ी हो जाएगी, अभी मैं करके भी कोई मतलब नहीं, पुलिस चौकी में सुनवाई नहीं होती है। फिर भी मैं नहीं मान के एक बार चौकी गई, जिसमें नसीम खान ने मेरे से 30,000 रुपये लेकर एक पुलिस ऑफिसर को दिए। जो वैसे वो पुलिस ऑफिसर ने बोला कि ना, पहले तो बोला मैं रेप की एफआईआर बना दूंगा। जब कॉम्प्रोमाइज़ की बात हुई तो पुलिस ऑफिसर एकदम बोलने लगा कि मुझे मैं रेप की एफआईआर बना चुका हूँ। तो बोले नहीं, एफआईआर ख़त्म करने के लिए तुमको 30,000 देने पड़ेंगे। मैंने 30,000 दी, एफआईआर वगैरह कुछ हुई नहीं थी, ये लोग ने मुझसे झूठ बोले थे। अच्छा। हाँ, बाद में फिर मैंने 30,000 रुपये देने के बाद मेरे पास एक मैसेज है जो मैंने रफ़ीक भाई को दे चुकी हूँ। मेरे से ये लोग पैसा लिए, सब किए। अभी जेवर कितना लिए? जेवर 5 तोला मैंने सलीम को दी हूँ, 5 तोला 50 ग्राम जेवर दी हूँ, 1,70,000 रुपये दी हूँ। सुफियान की स्कूल की फ़ीस दी हूँ, घर का पैसा दी हूँ। सुफियान सलीम का भाई है, सद्दाम सलीम का भाई है, मैंने सबके नाम डाली हूँ। अच्छा। और ये लोग बोलते नहीं। फिर अभी 2021 में अगस्त में सलीम चोरी के केस में पकड़ा जाता है, एसी चोरी के, और उनके घर से एसी उठा लेती पुलिस, घाट को बरामद होती है, चोरी की एसी। हाँ हाँ, जो ये मानपड़ा पुलिस नसीम को उठा के लेकर जाती, ये लोग सब साजिश के हिसाब से सलीम को मेरे घर भेज देते 23 तारीख को। फिर सलीम मुझे 24 को बताता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया। फिर इसको यहाँ से मैं बोलती कि आप पुलिस चौकी में जाओ, क्योंकि मेरे घर पुलिस आने ही वाली थी, पुलिस चौकी में चला गया। उस एवज में भी मेरे से 1 लाख रुपया लिया गया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने रफ़ीक भाई को दे दी हूँ। और वो पैसा भी इन लोग ने बोले कि तुम हमारे, मैंने बोली जो पहले मेरी शादी तो करा दो सलीम से, तुम लोग इस बात पे खाली पैसे लिए जा रहे। तो ताज मोहम्मद ने बोला कि नहीं, जो भी पैसा है तुम्हारा दे दिया जाएगा। वो बात पे बहस होने लगी। बाद में फिर ये कोर्ट से जब छुट्टा है 3 तारीख को, तो ताज मोहम्मद और इसका चाचा हकीम सद्दाम, ये लोग सब इसको कल्याण कोर्ट से गायब कर देते, मेरे सामने लेकर जाते क्राइम ब्रांच का नाम लेकर। वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास में मैं रफ़ीक भाई को दे चुकी हूँ। तो ये लोग ले जाते हैं। तो बाद में लेके जाने के बाद मैं सलीम से फ़ोन करती हूँ, तो सलीम का फ़ोन नहीं आता। सलीम से मुझे 2 ही बार फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद ये लोग मेरे को वहाँ से उल्टा सीधा बोलते हैं। फिर मैं घाटगोपर चौकी का रुख करती हूँ, FIR के लिए ये रेप की कंप्लेंट करती हूँ। तो इनके
उनके चाचा नसीम वापस आते, वापस आके फिर से मुझे ये ऑफ़र दिया जाता है। इसके सबूत मैं खुद रफ़ीक चाचू को दे चुकी हूँ और इसके एवज ये लोग मुझे प्रतापगढ़ बुलाते हैं ज़बरदस्ती करके। ये हमारे शिमला पार्क के मदनी मौलाना है, इनके पास कॉल आता है कि वो लड़की का क्या मैटर है। मैं मदनी मौलाना के पास भी जाती हूँ, मुझे मतलब एक बार जाके 2 मिनट ही बात हुई, बाद में मदनी मौलाना की फ़ोन पे बात होती है तो मदनी मौलाना उनको बोलते हैं कि लड़की के साथ तुमने गलत की है, जो भी है तो लड़की को अपना लो या तो जेल जाओ। तो इनके जीजा मेरे से कांटेक्ट करते हैं, कह रहे मतलब मुझे ऐसा बोलते हैं ऐसा नहीं वैसा नहीं, मतलब मुझे बहुत समझाते हैं, काफ़ी खुद समझाया जाता है। समझाने के बाद मैं 1 जनवरी को जैसे तैसे राजी होती हूँ और मैं कल्याण से प्रतापगढ़ की ट्रेन पकड़ के प्रतापगढ़ जाती हूँ। प्रतापगढ़ में ये लोग मुझे लेकर जाते हैं, अपने घर पे रखते हैं 6 दिन तक। बस सालिम 2 घंटे में आ रहा है, 2 घंटे में आ रहा है, सालिम आता नहीं है। आने के बाद आता ही नहीं है, मतलब वो 6 दिन में वो आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। बाद में इसके घर वाले लोग मुझे इतना परेशान करते हैं, वहाँ की खबर नहीं हकीकत में मेरी न्यूज़ चलती है जो नौशाद भाई चलाते हैं, खबर नहीं हकीकत वाले चैनल वाले लोग। वहाँ पे आप लोग नौशाद भाई से भी संपर्क करके पूछ सकते हैं, खबर नहीं है हकीकत को आप रिसर्च करके देख लो, वहाँ मेरी न्यूज़ डली हुई है। 24 दिन तक उसके घर के बाहर में ठंडी में बैठी रही, भूखी प्यासी, मेरा बिस्तर गायब, मेरा खाना गायब। वहाँ की पुलिस मुझे मारे। 19 तारीख को वीडियो भी मैंने 19 तारीख को उसकी माँ शाहिदा बेगम, हकीम, मुश्ताक और उनके जो दूसरे चाचा है वसीम, उसकी वाइफ, ये लोग सब आते, जो मैं वीडियो रफ़ीक भाई को दे चुकी हूँ। मुझे मारने के लोग आए थे शाम में, मुझे शाम से बोल रहे थे गांव से चले जाओ, गांव से चले जाओ। मैं नहीं गई। 8 बजे ये लोग ने मुझे मारे। मारने के बाद मुझे कुछ नशीला पदार्थ खिला के खेती में फेंक दिए थे। वहाँ से कुछ लोगों ने मुझे एम्बुलेंस की मदद से मुझे हॉस्पिटल पहुँचा दिए। हॉस्पिटल पहुँचाने के बाद ताज मोहम्मद एडवोकेट का भाई जो आता है, चांद मोहम्मद, वहाँ का पत्रकार है। मेरे हिसाब से तो पत्रकार नहीं, घटिया इंसान है। एक पत्रकार होता है जो हक की आवाज़ उठाता है, उसने पूरे हॉस्पिटल को मैनेज करा। चांद मोहम्मद ने बोला इस लड़की का मेडिकल नहीं होना चाहिए। आखिर तक मेरा मेडिकल 7 दिन तक नहीं हुआ, ना पुलिस आई। फिर वहाँ के कुछ 2-3 लोगों ने, हॉस्पिटल वाले ने मुझे बोला मैडम आप डीएम ऑफिस बाजू में, आप वहीं पे चले जाइए। मैं हॉस्पिटल से बिना बताए हॉस्पिटल के पीछे वाले गेट से निकल के डीएम ऑफिस चले गई। जाके जब वहाँ पे मैंने सब बताई तो लगता वहाँ से फ़ोन गया रहेगा पुलिस को, तुरंत करने ही पुलिस भागते भागते पुलिस इधर दवाखाने में आ गई। आने के बाद पुलिस ने मेरा मेडिकल करवाई। 7 दिन के बाद मेडिकल हुआ। बाद में मुझे बोले मैं FIR हो जाएगी, आप आइए। मैं दूसरे दिन डिस्चार्ज करके उनके ऑफिसर के पास गई तो उन्होंने 6 जान पे उधर FIR करे। FIR करके फिर मुझे को वहाँ पे वापस मैं बोली सर मैं अब कहाँ जाऊँगी, तो बोले आप उनके घर पर ही जाओ। फिर मैं उनके घर पे गई। घर पे जाने के बाद 2 दिन के बाद मैं वहाँ से 29 तारीख को वहाँ से निकल के बॉम्बे आ गई। और उनका जो भाई है सुफियान, उन्होंने मुझे 2020 में लेटर भेजा था, मतलब मैसेज किया था कि सलीम का इंतकाल हो गया है, सलीम की बॉडी पोस्टमार्टम पे गई। वो भी मैसेज मेरे पास है। और इनका जीजा ताज मोहम्मद मुझे बोलता है कि मुझे कोरोना हो गया है। तो एक कोरोना का पेशेंट मुझे स्टेशन रिसीव करने के लिए क्यों आता है? कोरोना वाला देखो, उनका झूठ वहीं पकड़ा जाता है। ये लोग मुझे, जब ये लोग मुझे नहीं जानते, जब मैं इन पर 70 मतलब जो रेप का मुकदमा करवाती कोई लड़की, तो ये लोग उनको गाँव क्यों बुलाए, अपने घर क्यों बुलाए? क्योंकि मुझे तो उनका घर पता नहीं था। मेरे को लेकर गया। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है ताज मोहम्मद की, मैसेज है जो मैं अभी मैसेज डालने वाली हूँ न्यूज़ में। आप वो नंबर उनका लेकर आप लोग अपने फ़ोन पे डालो, पता लिख कर आएगा सीनियर एडवोकेट ताज मोहम्मद। और प्रतापगढ़ वाले अगर वो नंबर देख लेंगे और वो आवाज़ सुनेंगे तो हर कोई जानता है कि आवाज़ ताज मोहम्मद की है। और ताज मोहम्मद मुझे बुला रहा है पैसे देने के लिए कि आपके जो मुकदमे के पैसे आप ले लो, बैठ के सेटलमेंट करते हैं, आप आइए। और मैं चाहता हूँ दोनों परिवार एक हो जाए किसी भी तरह से, और मैं बीच में आपका सेटलमेंट करवा रहा हूँ, आप आइए। लखनऊ आ सकती, उन्नाव आ सकती, आप लोग खुद रिकॉर्डिंग में सुन लेना कि वो कैसे मुझे बुला रहा है। फिर वो मुझे बोल रहा है कि आप आइए, मैं सब ख़त्म करवा दूँगा। उसने मुझे बुलाया क्यों? ताज मोहम्मद ने। और बुला के बोलता मैंने उसको नहीं बुलाया, स्टेशन लेने आया था ताज मोहम्मद। ये भी रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। ताज मोहम्मद लेने आया था मुझे, लेकर जाके अपने घर पे रखता है। घर पे जाने के बाद पूरी साजिश होती है। मेरा एक पैसा छीन लिए, मेरा आधार कार्ड, ID, हर चीज़ छीन लिए। लड़के को सामने लाई नहीं। अगर वो लोग सच्चे थे तो मैं 24 दिन तक उनके दरवाजे पे बैठी थी, मेरी न्यूज़ चल रही थी पूरे प्रतापगढ़ में, तो ये लोग सामने क्यों नहीं आए? ताला मार के क्यों भागते थे? मैंने बम्बई में ये दूसरी न्यूज़ चलवाई हूँ, तो ये न्यूज़ चलती तो अगर ये लोग सच्चे हैं, ईमानदार है, तो सामने आके फेस करना चाहिए ना। और जो नसीम खान है, वो जो नसीम उसका चाचा है, उसने शुरुआत से मेरे साथ ठग किया है।
और उनका एक जीजा है जो शब्बीर है, जो वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर है, वो तो पुलिस के सामने मुझे मारने को आया था। जब इन लोग ने मेरे नाम पे पुलिस को वहाँ पे झूठी कंप्लेंट दे दिए थे कि लड़की हमारे घर में जबरन घुसी है, जब पुलिस मुझे आती है लेकर जाती है 6 तारीख को, वहाँ से पुलिस को मैं पूरा मैसेज देती हूँ, रिकॉर्डिंग देती हूँ कि सर अगर मैं इनके घर में जबरन घुसी तो मैं 2 तारीख को आई हूँ, 6 तारीख को ये लोग क्यों एप्लीकेशन डालते। तो वहाँ के महिला आयोग जब इनको फ़ोन करती तो ये लोग मोबाइल बंद करके भाग जाते सब जन, एक रात तक घर से फरार रहते। दूसरे दिन ये लोग फिर आके मेरे को महिला आयोग से रिकवरी करवाते कि लड़की को हम दे दीजिए, हम लोग लेकर जाते हमारे घर पे। वहाँ पे भी लिखत में महिला आयोग का लेटर है मेरे पास, वहाँ पे एसएपी का लेटर है मेरे पास, वहाँ पे पुलिस चौकी का लिखत है। जब मैं गलत हूँ तो ये सब चीज़ मेरे पास कहाँ से आई है। और मैं जिला हॉस्पिटल में 8 दिन तक एडमिट थी। मैंने रफ़ीक भाई को अपना फ़ोटो दी हूँ हॉस्पिटल का, कितना भयानक फ़ोटो था मेरा। रफ़ीक भाई देख सकते कि मैं कौन सी हालत में उधर थी। मेरे को मार तोड़ के मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके ये लोग कैसे आराम से रह सकते। आज मेरे पास घर का भाड़ा नहीं भरने के लिए, खाने के लिए एक पैसे के लिए मोहताज हूँ। 1 लाख रुपया जो मैंने दी हूँ वो मैंने सद्दाम था, इसका सगा भाई था कल्याण कोरड में, और इसका नसीम चाचा था, इसका हकीम चाचा था, और ताज मोहम्मद ने फ़ोन पे बात की। तो क्यों नहीं घाटकोपर पुलिस इन पे अपराध दर्ज करती है। ये तो सबूत है ना कि ये लोग 24 तारीख से लेकर 3 तारीख तक बॉम्बे में थे और लेन देन तो हुआ है ना। और शादी का आश्वासन पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ है, अभी का भी तो मैं प्रूफ दे रही हूँ ना मैं पुलिस को सब, कि मुझे क्यों प्रतापगढ़ बुलाया गया जब तुम मुझे जानते नहीं पहचानते नहीं है। इसीलिए उस पर हाथ नहीं डाला जा रहा है कि वो एक सीनियर एडवोकेट है। अरे एडवोकेट होना वो इतनी बड़ी बात है। और उसका जो भाई है चांद मोहम्मद, वो एक न्यूज़ एंकर है। अरे न्यूज़ एंकर हो तो क्या हुआ, तुमने कुरान की कस्में खाई है। मेरे पास मैसेज है कुरान और अल्लाह रसूल की कस्में खाए हुए। मैंने तो सिर्फ कुरान की और अल्लाह रसूल पे भरोसा की। ये रिकॉर्डिंग भी मैंने रफ़ीक भाई को दी हूँ, जिसमें मैं ताज मोहम्मद से बात कर रही हूँ कि भाई मैं अल्लाह रसूल पे भरोसा करती हूँ। मैंने लास्ट तक, आप लोग मैसेज देखना, मैंने लास्ट तक ताज मोहम्मद से यही बात करी, मैं अकेली आ रही हूँ, मेरा भरोसा तो नहीं ख़त्म होगा ना भाई, मैं पूरे परिवार को छोड़ के आ रही हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक सरीका उसने मुझे बुलाया, लेकर गया घर पे। मैं तो सालिम का घर भी नहीं जानती थी, सालीपुर कंजास किधर है, प्रतापगढ़ किधर है। मैं तो बम्बई की महाराष्ट्र हूँ, मुझे तो यूपी भी पता नहीं है, मैं यूपी तक पहुँची कैसा। और लोग आके कमेंट करते हैं कि ये लड़की ऐसी, लड़की वैसी है, झूठ बोल रही हो। तो भाई मैं अभी मैसेज के साथ, प्रूफ के साथ और रिकॉर्डिंग के साथ इन लोगों की चीज़ें डाल रही हूँ। अरे आप लोग को बोलना बहुत आसान है, लड़की ऐसी, लड़की वैसी, लड़की के साथ क्या हुआ था, आप उस टाइम थे क्या, बोलना बहुत आसान है। अगर ये लोग सही है तो इनकी 24 दिन प्रतापगढ़ में न्यूज़ चली है। आप रिसर्च कर लो इन लोगों के बारे में, बम्बई में इनकी 3 से 4 बार न्यूज़ चली। तो क्यों नहीं ये विरोधी पार्टी मेरे विरोध आके खड़े होती कि मैं गलत हूँ, पैसा मेरा गया, इज्जत मेरी गई है। और वो इतना बड़ा वकील है तो पहले वो वकील की रिकॉर्डिंग सुन के आप लोग पूछो कि किस बात के पैसे देने मुझे बुला रहा है। खुद कबूल कर रहा है कि तुमने जो केस और मुकदमे में पैसा खर्चा करी वो पैसा ले लो, इसका 2 तरह से निपटारा होगा। आप यूपी आइए, बैठ के बात कीजिए। ये मुझे दिल्ली का ऑफ़र दे रहा है, पुलिस का ऑफ़र दे रहा है। इसने ये तक बोले कि मेरी इंस्पेक्टर सर से बात हो चुकी है, आप नसीम को लेकर आ जाओ। और घाटकोपर पुलिस बोलती है नसीम का कोई रोल नहीं, ताज मोहम्मद का कोई रोल नहीं है। जब आप मैसेज पढ़ोगे तो मैसेज ताज मोहम्मद खुद बोल रहा है ना कि नसीम को लेकर आ जाओ। मैंने पुलिस ऑफिसर से बात करी है, उनकी ये भी रिकॉर्डिंग मैंने रफ़ीक भाई को दे चुकी है कि मेरी पुलिस ऑफिसर से बात हुई थी, तुम नसीम के साथ क्यों नहीं आई गाँव। पहले मुझे गाँव लेके जाने की तैयारी थी, दिवाली की कुछ 7 तारीख या 8 तारीख को नसीम गाँव गया था तो मुझे साथ में ले जा रहा था, मैं नहीं गई डर के मारे, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था उस वक्त तक, कोई साथ नहीं था। जब मौलाना मदनी का कॉल आया तो मुझे ऐसा भरोसा हुआ कि इतने बड़े आदमी का कॉल आया है तो भरोसा रखो। ये उत्तर प्रदेश की आपकी पूरी बातें हो गई जी। वहां से आने के बाद आपने घाटकोपर में केस दर्ज कराया जी, बाकायदा रेप केस और धोखाधड़ी की मतलब केस बनी है वो, तो उसमें सभी आरोपियों को क्यों नहीं नामजद किया गया। और अभी भी जिस सालिम ने तुम्हारा शारीरिक शोषण किया, तुम्हारे पैसे खा लिया, जेवर खा लिया, उसको एपीआई उमेश सावंत ने अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार वो किया? 15 दिन पहले मेरे पास आए थे, मेरी जब पहली न्यूज़ चली थी मुंबई टीवी में, मुझसे बोले उन्होंने कि मैं आपका पूर्वी बयान लेता हूँ, आप टेंशन मत लो आपा, मैं आपको बहन माना हूँ तो मैं उन लोग का अगर होता रहेगा तो नाम डालता हूँ, लेकिन चाचा फिट ही नहीं होता है, जीजा फिट नहीं होता है। फिट होने का मीनिंग मुझे समझाओ, फिट कैसे, फिट मतलब किसी के साथ अपराध हो रहा है, मैं आपको इतने मैसेज, इतने रिकॉर्डिंग, हर प्रूफ दे रही हूँ। चाचा हर जगह पे, हाँ मिली भगत के, नसीम का मैंने हर एविडेंस दे चुकी हूँ, मैंने ताज मोहम्मद का भी दे चुकी हूँ, प्रतापगढ़ बुलाई ली FIR दे चुकी हूँ मैंने। और ऑफ़र तो मेरे पास नसीम नहीं लाया था ना, नसीम ने ऑफ़र लाया था ना प्रतापगढ़ जाने का। तो सीनियर वो पुलिस वाला बोलता है कि नसीम को नहीं पता तुम गाँव गई, कैसे नहीं पता नसीम को मैं गाँव गई, नसीम ने ही मुझे गाँव भेजा।
और नाम नसीम का मैसेज में है, आप देखिए वो मैसेज में नहीं, लिखा तो हुआ क्या है। क्या मतलब एपीआई उमेश सावंत की ये जो भूमिका है, इस तरीके का रवैया है, इस पर क्या कहना है तुम्हारा? इस पे मेरा ये है कि जब वो सामने आते हैं तो वो बोलते हैं मैं तुम्हारा करके देता हूँ, तुम टेंशन मत लो। और मैं अभी उनको 2 बार मैसेज करी तो बोला मैं गांव आया हूँ, आपको मैं आके कॉल करता हूँ। इस बात को कितने दिन पहले 15 की दिन बात है? पहले की बात है। अच्छा। फिर मैंने उनको वापस मैसेज की, सर आप आए क्या? तो उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिए। मुकेश सावंत मुझे कोई जवाब देते नहीं है। जब न्यूज़ चलने के बाद मुकेश सावंत मेरे घर पे आए थे तभी उन्होंने मुझे थोड़ा कोऑपरेट किए, आश्वासन दिए कि तुम्हारा पूर्वी जवाब होगा, और मैं होता है तो मैं ताज मोहम्मद को बराबर स्टेटमेंट स्टेटमेंट लेके आपा ऐसा वैसा करके मुझसे बात की है। बोले कि मैं अभी गांव में आके कॉल करता हूँ, प्लीज़ ऐसा लिख के भेजे। उसके बाद मैंने लिखी सर आप गांव से अभी आए नहीं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिए। अच्छा, इसका तो अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक, मुंबई के पुलिस आयुक्त, इन तमाम आला अधिकारियों से और सरकार से क्या तुम्हारी अपील है कि तुम्हारे मामले में किस तरह की कार्रवाई तुम चाहते हो? मेरे मामले में यही कार्रवाई की जाए। मुकेश सावंत जी, मैंने पहले भी आपसे हाथ उमेश जोड़े, सावंत, उमेश सावंत आपसे मैंने पहले भी हाथ जोड़े थे। नहीं, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी, सीपी, इन आला मंत्री और अधिकारियों से क्या कहोगी? मेरे यही है, जितना मैंने अपराधियों का नाम डाली उस अपराधियों पे मुकदमा होए, जिनके सिर्फ मुकदमा होना चाहिए, मतलब उनको सजा मिले जो काम उन्होंने मेरे साथ किया है। अच्छा, जो गलत किया जो गया है, गलत किया गया, धोखाधड़ी किया गया है, शारीरिक शोषण हुआ है, मेरी ये लाइफ लोग सभी शामिल हैं, इन सबको आरोपी बना करके कार्रवाई की जाए। मेरी जिंदगी बर्बाद हुई तो ये लोग कैसे आराम से जी सकते हैं? ऐसे तो कोई भी लड़की को आओ हिंदुस्तान में 2 साल रखो और छोड़ के चले जाओ, क्योंकि कानून है ही नहीं लड़कियों के हक में, तो कोई भी आएगा। मैं ये चाहती हूँ कि जितने घर वालों ने मिलके मेरे साथ साजिश करे उनको सज़ा देनी चाहिए। उन लोग के दिल में खौफ नहीं है। एक मुसलमान के नाम पे धब्बा है। अल्लाह रसूल की कसम खा के गाँव बुला के, मैं एक अनाथ हूँ, मेरे को मार के गाँव से भेजे, जो बचा कुचा पूंजी वो भी चिल्ली। अब मेरे पैसे मुझे चाहिए रफ़ीक भाई, जो भी मैंने उनको दी हूँ, और ये पैसे की रिकवरी होके मुझे देना चाहिए। और पुलिस ने 420 का मुकदमा सब पे और अलग से लगाना चाहिए जितने लोग कोरड में कल्याण में थे। ये बात उमेश सावंत जी भी जानते हैं। और नसीम कैसे नहीं था, नसीम खुद बोल रहा है कि मैं कल्याण कोरड में था, तो नसीम पे तो 420 का वो भी मुकदमा बनता है। और दूसरा मुकदमा नसीम पे ये बनता है कि जो उसने मेरे साथ रूम पे लेके जाके गलत करवाया, उसमें उसने साथ पूरा दिया, 100% दिया, और ये बोलते नहीं दिए, चाय उसी ने पिलाई, सब उसी ने करा, तो वो कैसे बस। अच्छा, गाँव भी जब वो आदमी का नाम नहीं है तो जीजा कैसे बोलता है नसीम को लेकर आओ, नसीम को लेकर आओ? फिर नसीम का नाम सग्गा बेनोई बोल रहा है लेकर आओ। ठीक है, इसमें जो आपने जमानतदार फाइल किया है वो भी पैसा आपका डूब जाएगा। मेरी सोचना ये था कि आप अपना पैसा लेके अपना किनारा करिए, उसके बाद जो सालिम का मसला, आपका मसला है, सामने बैठ के क्लियर करिए इसको। आप उस चीज से राजी ही नहीं हो रही हैं। पैसे का तो क्या, पैसा तो भाई मेरा तो पैसे में तो पूरी जिंदगी मेरी खराब हो चुकी है। पैसे का तो क्या, आप कहिए बात इसलिए तो कह रहे हैं, सब ने आपको लूटा है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इसको ले दे के अपना जो आपका खर्च हुआ है जमानत से लेके भाग दौड़ इधर उधर, ये सब चीजें आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। लेकिन आप उस चीज पे ध्यान नहीं दे रही। हमको असलम फोन कर रहा है। असलम तो मैं क्या बात करूँ, यही बताइए। असलम फोन किया? असलम ने फोन किया, हमको मैसेज किया। मैंने जब असलम से बात ही करनी थी तो असलम से मैं क्या बात करता, यही बता दिए। असलम तो वही जो होता है उसी स्तर से बात करता है। नहीं, वो मेरे को 2 दिन पहले फोन किया था जमानत को लेके। मैंने वही पूरा तो वो आधार कार्ड वाली मेरे को फोन किया। जमानत को लेके तो असलम कोई जमानतदार थोड़ी दाखिल किया है, जमानतदार तो आपने दाखिल किया है। मतलब आप जिम्मेदार हैं उसके ना। मैं जिम्मेदार हूँ, बात सही है। मतलब मैं 2-3 दिन घर से गायब थी, तो वो मुझे कॉल कर रहा था, मैं उठाई नहीं, तो लगता सामने वाले उसके घर पे गए थे। असलम का इसमें कोई रोल नहीं है ना, जमानतदार